हम लोग देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम लोग बता सकते हैं, जो जिसका ज्योमेट्रिकल शेप बहुत ही कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड नहीं है, बढ़िया सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, रॉड हो गया। इसका तो आप कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी बॉडी के पार्ट में निकालना हो तो डिफ़िकल्टी हो जाती है कहीं ना कहीं, और डिपेंड करता है कि शेप कैसा है। तो उसमें क्या हुआ कि उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक थ्योरम है जिसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम। इसमें क्या है कि कोई भी बॉडी, आप समझना, एक रिजिड बॉडी है। अगर सपोज मैं बोलूं कि इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसके अबाउट, ध्यान से समझना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, डिटेल भी दिखाऊंगा कि इसके अबाउट सपोज ए और बी हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस बॉडी का, और हमें किसी तरीके से जो हमारा सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का है उसके अबाउट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। तो हमारे पास नोन क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, ठीक है। तो यहां से कहा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस would be moment of inertia about center of mass प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि प्लस टोटल मास। सपोज इस ऑब्जेक्ट का, इस रिजिड बॉडी का मास m है और ये कहीं ना कहीं यहाँ से सपोज d डिस्टेंस पे, ये हमारा थ्योरम है। अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि सपोज अभी हमने रॉड का देखा था, एक हिंट दे रहा हूँ, रॉड का देखा था, ठीक है। तो रॉड ऐसे था, रॉड सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस रोटेशन गया हम लोग इजी निकाल दिए। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर कर देता तो निकालने के तो निकाल सकते हैं, या फिर क्या होता है इस डिस्टेंस को इंटीग्रेट करते यहाँ से लेकर फिर वहाँ करते, कम और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप है जिसमें कॉम्प्लिकेसी होने वाला है। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना ईजी था, निकाल लिए। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो ये अगर डिस्टेंस सिर्फ पता है d है और रॉड का मास सेम है तो आराम से ऐड करेंगे और हमारे इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल सकता है। अब इसको देखते हैं कि होता है कैसे, ठीक है। बहुत ही आसान है और कोशिश रहेगा कि आपको भी समझ में आए। अब यहाँ पर देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उसको फॉलो करोगे, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मोस्टली आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो कि हमने यहाँ पर एक स्मॉल मास को हमने कंसीडर किया और हम लोग बोले कि ठीक है, इसका सपोज हमने दे दिया कि एम आई। हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास से इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारा आर आई है, और जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इसका है आर आई डैश, इसका आई एस पार्टिकल का जिसका एम आई मास है। अगर इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग सिंपल बोलें कि नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो बेसिक डिफिनेशन हमने पढ़ा उसी को फॉलो करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा है कि मास ले लो, उसका पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर करो और सारे को सम कर दो, ठीक है। हम लोग वही करने वाले हैं। हमने समेशन किया, आई लिया, बहुत सारे पार्टिकल हैं एन एस, बहुत छोटे छोटे, इसे चंक बहुत स्मॉल कर दिया। हमने क्या किया, एम आई आर आई डैश होल स्क्वायर, आर ए डैश माना है इसको, ठीक है,
होल स्क्वायर किया। अब आप यहाँ से समझना चीज़ों को, इसका पोजीशन वेक्टर जो है आर आई और डी में हमारा क्या रिलेशन है। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं कि डी आर आई डैश वुड बी डी प्लस आर आई, कोई दिक्कत है इसमें? देखो तो इस ओरिजिन से सीएम का डी पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास से इसका आर आई पोजिशन है और इसका आर आई प्राइम या आर आई डैश है। तो वेक्टर एडिशन से करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ये है, यहाँ से ये दोनों का एडिशन किया जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो हमें ये समझ में आया कि D प्लस आर आई डॉट प्रोडक्ट D प्लस आर आई। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आर आई स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं कहा। तो एक बात समझना, जब आप किसी भी दो वेक्टर को लोगे, आप उसका स्क्वायर निकालना चाहते हो सपोज, ठीक है ना, उसके हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे हैं। जैसे कि ऐसा करो, इसको मैग्नीट्यूड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ए कोई वेक्टर है और इसका हमने दे दिया एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, तो ए क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लो कि ए कोई पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो आप बोलोगे सिंपल, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट ही प्रोडक्ट है ना। दिस इज ए स्क्वायर। ये क्या था, पोजीशन वेक्टर था, क्या उसका लेंथ है वो हम लोग देखते थे। ये हमारा जो पोजीशन का लेंथ था 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वही तो हम लोग देखते थे ना यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली हम लोग यहाँ से पोजीशन, इस पोजीशन को देखना चाह रहे थे कि इस टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर टर्म में लिखा, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी कैसे आएगा। तो बाय द वे ये हमारे वेक्टर हुआ आर आई डैश, तो दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया। तो ए इक्वल टू ए का हमने लिया जो मॉड है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर। तो वाकई में ए स्क्वायर क्या है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द ए वेक्टर। समझ में आया होगा होपफुली कि यहाँ क्यों लिखा, आर डैश का वैल्यू ये है, तो आर डैश प्राइम स्क्वायर निकालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो बेसिकली कि आई एम आई आर आई डैश डॉट प्रोडक्ट आर आई डैश डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया। अब यहां से देखो, अब यहां से मैथ की बात है, जहां पे थोड़ा सा ट्रिकी चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझना बस। हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेके चलते हैं। अब यहां से देखो कि अगर आई एम आई डी और डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, ए के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। आपने देखा सेम वेक्टर। आर आर आई के साथ क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ये मिलेगा, प्लस 2D देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, डी स्क्वायर आर आर आई स्क्वायर, डी डॉट आर आई या आर डॉट आर आई डॉट डी आई, बात एक ही है। अब यहां से देखना शुरू करोगे आप, देखना आई एम आई आर आई होल स्क्वायर प्लस
आई एम आई डी स्क्वायर। समझना, उस टर्म को भी छोड़ दो, हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। एम आई आर आई यानी कि हर एक पार्टिकल M1 M2 M3 आर आई मतलब सेंटर ऑफ मास से उसका पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वहाँ से क्रॉस किया है। यानी ये क्या है, हमारा ICM है। अगर ये सब बातें भूल जाओ, हमें बोलता है सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पार क्रॉस कर रहा है, इसको हमने ओरिजिन मारा, यहाँ से सारे को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, सिंपल इसको ओरिजिन कंसीडर करते हुए हर एक पोजीशन को लेते हैं। तो पोजीशन तो हमने ले रखा आर आई, तो R1 R2 R3 होगा, M1 M2 M3 पूरे बॉडी का। तो क्या हो गया, ICM प्लस MI। अब देखना D जो है, D हमारा कांस्टेंट है, D तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन और CM के बीच जो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या हुआ, D IMI, यानी कि मास का समेशन, छोटे छोटे जितने पार्टिकल हैं सबको समेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कैपिटल M है। आ रहा है समझ में बात, ICM प्लस MD स्क्वायर, यानी कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी ये पार्ट बचा हुआ है अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि बीच का डिस्टेंस टोटल मास ये आ गया, प्लस ICM आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब वहाँ से हम लोग देखने वाले हैं इस टर्म को, IMI टू, ओके, इसको ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं, IMI टू DRI। डॉट प्रोडक्ट है, थीटा कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं, कुछ और भी कांस्टेंट आएगा, उससे हमें दिक्कत नहीं है। जहाँ पर मैं ले जाना चाहता हूँ आप समझो, आप ये डॉट प्रोडक्ट निकला तो इसको हमने लिखा DRI। अब समझना कहाँ पर, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बेसिकली इस पार्ट को बस लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर MI और RI, ठीक है, यहाँ से हमने 2D बाहर निकाला, IMI RI, यानी कि सेंटर ऑफ मास से हर एक पोजीशन वेक्टर का ये हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। आपको याद होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना था तो हम लोग क्या करते थे, समेशन ऑफ एवरी पार्टिकल का मास और पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द कंसीडरेबल, जो कंसीडर आपने किया है वहाँ से। तो यहाँ से आपको दिखा कि 2D अगर मैं M से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ऐसा कर दूँ कि IMI RI अपॉन M डिवाइड कर दूँ, तो MI RI अपॉन M क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता था, ऐसा ऑब्जेक्ट है समझना, अगर मैं बोलता था कि सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, हमारा कोई भी गिवन रहता था एक्सिस, XY एक्सिस, सपोज ये ओरिजिन है, हम लोग क्या करते थे कि हर एक मास को लेते थे और पोजीशन वेक्टर को लेते थे ना। यहाँ MY हुआ ऐसे करके, तो हम बोलते थे MI RI पोजीशन वेक्टर हुआ, प्रोडक्ट को समेशन करते थे। तो उसके बाद जो हमारा पोजीशन मिलता था हम लोग बोलते थे कि हाँ जी वो हमारा सेंटर ऑफ मास हुआ। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमने पोजीशन, जो हमने रेफरेंस पॉइंट जो माना है वो सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ है, यानी कि ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर जो भी निकलता है तो इसके रिस्पेक्ट में, सपोज हमारा CM यहाँ निकल के आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है XY कोऑर्डिनेट है इसका, इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन हमने यहाँ से ही अगर मेजर करना शुरू किया, यहाँ से हमने मेजर किया और हमने ओरिजिन इसी को मान लिया, इसी को ओरिजिन मान लिया और यहाँ से MI RI करना शुरू किया, तो क्या है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है उसी से ओरिजिन माना है, तो इटसेल्फ वो क्या है, ओरिजिन है, तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आप सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते थे, एक ओरिजिन कंसीडर करते थे,
वहाँ से आप हर एक पार्टिकल का मास और उसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। उसके बाद सपोज आपको आ गया एक्स वाई हो सकता है 2 4 पोजीशन कुछ भी, आप बोलते थे कि हाँ जी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास 2 4 पर होगा। मान लो कि तो ओरिजिन आप यहाँ भी माने हैं, यहाँ भी मान सकते थे, आपकी मर्जी। आपने कहीं माना, यहाँ मान लिया आपने, मान लो कि सेंटर ऑफ जो मास आपको नहीं पता कि वहीं आपने माना है, तो वहाँ से सारे कुछ कैलकुलेशन किया। तो अब जो आने वाला है, जो भी उसका कोऑर्डिनेट आने वाला है, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर जो आने वाला है उसका, वो कहाँ आ गया, इटसेल्फ ओरिजिन पर आ चुका है, जो भी निकला है ये। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 0। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है, थिन की बात कर रहे हैं, बहुत मोटा नहीं, उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन को, किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अगर CM के अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू और उसके बीच का डिस्टेंस और मास ऑफ द बॉडी, तो ये समेशन हमारा क्या होता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर्टिकुलर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके, नोट करो आप। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। ये एक्सिस हमारा A और B दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे रॉड है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके पैरेलल ये डिस्टेंस हमारा सपोज L/4 है और ये टोटल हमारा लेंथ L है, मास इसका M है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास के बाद तो पता है, पता तो मेरे को भी नहीं है, अभी देखा है मैंने क्या है। सेंटर ऑफ मास के बाद जो होता है, यानी कि ICM जो होता है वो होता है mL²/12। होपफुली ये करेक्ट है। तो हमने भी क्या देखा था कि पैरेलल एक्सिस में है कि अगर निकालना हो AB के अबाउट, तो हम लोग बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CM एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस मास इनटू डिस्टेंस, ये हम लोग करते हैं। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का क्या है, mL²/12 प्लस mL²/64, सॉरी 16। तो यहाँ से क्या हो गया, 48 4 mL² प्लस 3 mL², 7 mL²/48। अब कितना इजी हो गया, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग x लेते, स्मॉल लेते, मास dm करते, फिर इंटीग्रेट करते, लेकिन CM के बाद पता है। अब ये तो एक सिंपलर केस है, बहुत ऐसा जगह है जो CM के बाद पता होने के बाद अगर नॉर्मल बोला जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेसी हो सकता है इंटीग्रेशन वगैरह करना, लेकिन इससे आपको बहुत ही ईजी हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल दिखाया कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, नोट करो।